हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का पैसेज है कैच देम यंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फ्रेज कैच देम यंग हैज एक्वायर्ड अ परवर्स स्लैंग इन अ वर्ड ग्रैपलिंग विद द गैलोपिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एपिडेमिक। कह रहा है कि ये जो कथन था कैच देम यंग, इसका मतलब आज की दुनिया में उल्टा हो गया है। कैच देम यंग का पहले मतलब होता था कि बच्चों को अच्छी आदतें डलवाना, अच्छी स्किल्स डलवाना, ताकि वो अच्छे इंसान बन सकें और अपने जीवन में सफल हो सकें। तो कैच देम का मतलब पहले ये था। आज की दुनिया में इसका मीनिंग जो हो गया है वो उल्टा हो गया है, इसीलिए यहाँ पे उसने बोला है परवर्स लैंड, मतलब उल्टी तरफ झुकाव है, एक गलत तरफ झुकाव है। और ऐसी दुनिया में जो कि जूझ रही है, ग्रैपलिंग विद, जो कि जूझ रही है, अ गैलोपिंग, गैलोपिंग मतलब बहुत तेजी से जो चीज बढ़ रही है, वो क्या बढ़ रही है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एपिडेमिक, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की महामारी है, जो कि बहुत तेजी से बढ़ रही है, दुनिया उससे जूझ रही है। तो यहां पे परवर्स लैंड का मतलब ये है कि पहले बच्चों को अच्छी आदतें लगती थी, आज के समय में क्या है कि बच्चों को बचपन से ही बहुत सी बुरी आदतें लग जाती हैं। वो फास्ट फूड खाते हैं, मोबाइल 24 घंटा देखते रहते हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को अपने अगर बगल देख लो तो मिल जाएंगे कि वो बिना मोबाइल देखे खाना नहीं खाते हैं, चाहे बहुत छोटे बच्चे, माँ बाप उनकी ऐसी आदत डलवा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आगे चलकर इनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसी समस्याएं जल्दी आ जाती हैं, जो पहले कभी 60-70 साल में आती थी, वो आज की डेट में 25-30 या 35 साल तक आ जाती है। और ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज होती क्या है? ये वो डिजीज है जैसे हाइपरटेंशन हो गया, हार्ट रिलेटेड डिजीज हो गई है ना, और तुम्हारा डायबिटीज हो गई, या फिर कोलेस्ट्रॉल हो गया, और थायराइड की प्रॉब्लम हो गई। ये सब क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आती हैं। द फुल गैमेट ऑफ कंडीशंस, गैमेट का मतलब होता है रेंज। कह रहा है कि जितनी भी स्थितियां हैं, कंडीशंस हैं, दैट कंप्राइज मेटाबॉलिक डिजीजेस, जिसमें मेटाबॉलिक डिजीजेस आती हैं, यूजली इम्पैक्टिंग पीपल विद एडवांसिंग एज। कह रहा है कि ज्यादातर वो उन लोगों को प्रभाव ज्यादा डालती हैं जो कि एज में बढ़ते जा रहे हैं, मतलब एक तरीके से बुजुर्ग होते जा रहे हैं। आर अफेक्टिंग इवन चिल्ड्रन, कह रहा है कि अब वो बच्चों को भी प्रभाव डाल रही हैं, बच्चों के ऊपर भी। स्टडीज तो जो स्टडीज हैं ये बताती हैं। द रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026, कह रहा है कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई, वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026, जिसने बताया डिलीवर्स अ ट्रू शॉकर। एक तरीके से उसने ऐसी असलियत बताई जिससे लोग शॉक रह गए। एज पर द रिपोर्ट, कह रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार रिलीज्ड ऑन वर्ल्ड ओबेसिटी डे मार्च 4, जो कि वर्ल्ड ओबेसिटी डे 4 मार्च को रिलीज हुई थी इन 2025 को, देयर वर 14.9 मिलियन चिल्ड्रन इन द 5 to 9 ईयर्स ग्रुप। कह रहा है कि 14.9 मिलियन बच्चे हैं जो कि 5 से 9 साल की एज ग्रुप के अंदर आते हैं, and more than 26.4 million children in the 10 to 18 एज ग्रुप इन इंडिया, और 26.4 मिलियन बच्चे जो कि 10 से 19 साल की एज ग्रुप में आते हैं भारत में, हु वर ओवरवेट, या तो वो ओवरवेट है, और ओबीज, या तो उनको ओबीज की समस्या है। ओवरवेट और ओबीज में बहुत हल्का सा अंतर होता है कि जब आपकी हाइट के मुताबिक आपका थोड़ा सा वेट ज्यादा हो तो उस समय हमको बोलते हैं ओवरवेट, उस समय बोलते हैं ओवरवेट। और अगर बहुत ज्यादा वेट है, कभी कभी आप देखते हो कि कुछ लोग बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, तो उनको होती है ओबीज की प्रॉब्लम, वो ओवरवेट नहीं है। ओवरवेट जैसे हम लोग हो सकते हैं कि अगर हम लोग डेली एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, वॉक में नहीं जा रहे हैं, तो हम लोग कहते हैं आजकल हम लोग थोड़ा सा ओवरवेट हो गए हैं ना। ओबीज की जो समस्या होती है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होती है। अबाउट 41 मिलियन चिल्ड्रन हैड अ हाई बीएमआई रेट। बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्स रेट। तो कह रहा है कि 41 मिलियन चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनके साथ हाई बीएमआई रेट की समस्या है, मतलब हाई बॉडी वेट की समस्या है। फर्दर एस्टिमेट सजेस्ट दैट बाय 2040, कह रहा है कि आंकड़े बताते हैं कि 2040 तक 20 मिलियन चिल्ड्रन इन इंडिया, 20 मिलियन चिल्ड्रन जो बच्चे हैं भारत में, विल बी ओबीज, वो एक तरीके से ओबीज के शिकार हो जाएंगे, एंड 56 मिलियन विल बी ओवरवेट, और 56 मिलियन जो बच्चे हैं वो ओवरवेट हो जाएंगे। द रिपोर्ट ऑल्सो एस्टिमेट्स, कह रहा है कि रिपोर्ट ऐसा एक तरीके से उनका अनुमान है, उनके एस्टिमेट्स ये हैं कि दैट एटलीस्ट 120 मिलियन चिल्ड्रन ऑफ स्कूल गोइंग एज, कि कम से कम 120 मिलियन जो बच्चे हैं जो कि स्कूल जाने वाली एज के हैं,
आर एक्सपेक्टेड टू हैव अर्ली साइंस ऑफ क्रोनिक इलनेस। कह रहा है कि संभवतः ये हो सकता है कि उनका पास जो बहुत देर तक चलने वाली बीमारियां हैं उसके साइन दिख सकते हैं। क्रोनिक का मतलब जो चीज बहुत ज्यादा परसिस्टेंट हो, लगातार काफी समय तक रहे, तो ऐसी बीमारियां उनके होने की आशंका है जो काफी समय तक रहे। सच है जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया मतलब हाई बीपी, एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो गई वेट की वजह से, मतलब दिल की बीमारियां हो गई वेट की वजह से, इन 2040 तक। वाइल ग्लोबली कह रहा है कि अगर हम पूरे विश्व की बात करें, चाइना लीड्स बोथ कैटेगरी, तो चाइना इन दोनों ही कैटेगरीज में आगे है। विद 62 मिलियन चिल्ड्रन विद हाई BMI, कि 62 मिलियन चिल्ड्रन जो है उनकी हाई बॉडी मास इंडेक्स रेट है, एंड 33 मिलियन विद ओबेसिटी, और ओबेसिटी से लगभग लगभग 33 मिलियन बच्चे उसके जूझ रहे हैं। इंडिया कम सेकेंड, और इंडिया दूसरे नंबर में आता है, एंड इस टेल का मतलब है बस यूनाइटेड स्टेट इंडिया को फॉलो ही कर रहा है, बस उसके पीछे ही है। इस टेल्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, तो मतलब भारत सेकेंड नंबर में तो यूनाइटेड स्टेट तीसरे नंबर पे है। 27 मिलियन हाई BMI में है वहां पर, और 13 मिलियन ओबेसिटी है। बहुत ज्यादा डेटा है इस पैसेज में। विद सच हाई ओबेसिटी, कह रहा है कि जब विद सच हाई ओबेसिटी फिगर्स, कह रहा है कि जब इतनी ज्यादा मोटापे वाली फिगर्स रिपोर्ट में सामने आती है, द अटेंडेंट हेल्थ स्टैटिक, तो उसके साथ अटेंडेंट मतलब जो उसके साथ जुड़ी हेल्थ डेटा और भी हैं, और भी हेल्थ स्टैटिक्स हैं, टू आर अनएक्सेप्टेबली ऑफ द चार्ट, तो वो अपनी नॉर्मल रेंज से बहुत ज्यादा बाहर होती हैं। मान लो कि अगर आपको डायबिटीज की समस्या है, ठीक है, हाइपरटेंशन की समस्या है, अगर आप अपनी चेकअप कराओगे तो हो सकता है कि आपकी बॉडी में ऐसे बहुत से डेटा होंगे जो कि अपनी नॉर्मल लिमिट से बाहर होंगे। तो वो यही कह रहा है कि इन दो या ओवरवेट की समस्या इतनी बड़ी होती है कि आपको हाइपरटेंशन और डायबिटीज तो होगी, साथ में और भी जो समस्याएं हैं वो भी होंगी। इन इंडिया, भारत में चिल्ड्रन एज्ड 5 to 19 ईयर्स विद डिजीज इंडिकेटर्स, कह रहा है कि भारत में जो बच्चे 5 से 19 साल के बीच में हैं उनमें एक बीमारियों की संकेत दिखते हैं, एट्रीब्यूटेड टू, जिसका कारण है हाई BMI बॉडी मास इंडेक्स। एट्रीब्यूटेड टू मतलब किसी के किस कारणवश चीजें हो रही हैं। तो ये जो बीमारियों के संकेत मिल रहे हैं 5 से 19 साल के, वो हाई BMI के चलते हुए हो रहे हैं। और वो कौन सी बीमारियों के संकेत हैं? इंक्लूडिंग हाइपरटेंशन, जैसे हाइपरटेंशन हाई बीपी हो गया, डायबिटीज हो गया, हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, एंड मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टियोटिक लीवर डिजीज MASLD। इसमें क्या होता है ना कि ये फैटी लीवर हो जाता है, ठीक है, मतलब लीवर में बहुत ज्यादा चर्बी आ जाती है, तो इसकी वजह से भी डायबिटीज होती है। आर प्रोजेक्टेड टू राइज सब्सटेंशियली बाई 2040, कह रहा है कि ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2040 तक ये काफी ज्यादा सब्सटेंशियली मतलब बहुत अधिक मात्रा में बढ़ चुकी होगी। ठीक है, इन सब का इलाज, जितनी बीमारियां यहाँ लिखी है ना, मॉर्निंग वॉक है। आप सुबह 5-6 चक्कर तेजी से टहलिए, ये सब दिक्कतें नहीं आएंगी। चाहे डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन है, कभी भी नपवा के देख लेना, 1-2 हफ्ता टहलो कस के और फिर चेक कराना, ठीक है। हाँ, मगर एक बार हो गई तो फिर वापस नहीं होगी, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। फिर लोग तुम्हें अलग अलग कहानियां बताते रहेंगे, ये कर लो वो कर लो, एक बार हो गया तो नहीं सही होगा, बस होने मत देना, तब तक बढ़िया चलेगा। द रिस्क फैक्टर्स आर सिमिलर टू एडल्ट ऑनसेट मेटाबॉलिक कंडीशंस, कह रहा है कि जो रिस्क फैक्टर्स बच्चों को है वो बड़ों की जैसा है जब उनका मेटाबॉलिक कंडीशंस की शुरुआत होती है। ऑनसेट मतलब शुरुआत होना। ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज इनसफिशिएंट एक्टिविटी, और वो रिस्क फैक्टर कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि या तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, मतलब आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक्टिव नहीं हो, एंड कंजम्पशन ऑफ अनहेल्दी फूड्स, और बहुत से अनहेल्दी फूड्स का आप कंजम्पशन करते हो, उसको खाते हो। मान लो जैसे जंक फूड हो गया, लोग आजकल मोमोज बहुत खाते हैं, बर्गर बहुत खाते हैं, पिज्जा बहुत खाते हैं, खाते रहिए। जब आप 30, 35, 40 साल की एज में पहुंचेंगे तो आपको वो सारी बीमारियां हो चुकी होंगी जो एक 70 साल के इंसान को होती हैं। अदर एक्सपेक्ट्स, कह रहा है कि दूसरे पहलू ये हैं मेंशन्ड एज कॉजेज, जो कि कॉजेज के रूप में मेंशन हुए हैं, इंक्लूड पुअर एक्सेस टू हेल्दी स्कूल मील्स फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रेड चिल्ड्रन। कह रहा है कि ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रेड के बच्चे हैं इनके पास हेल्दी फूड का एक्सेस नहीं है, मतलब इनके पास हेल्दी फूड नहीं है। एंड सब ऑप्टिमल ब्रेस्ट फीडिंग फॉर इन्फेंट्स एज
1 to 5 months। कह रहा है कि सब ऑप्टिमल का मतलब पर्याप्त मात्रा में ना होना, कि जो 1 से 5 महीने के जो बच्चे हैं उनको पर्याप्त मात्रा में माँ का दूध नहीं मिल पा रहा है। क्लियरली साफ है, नॉट एनफ इज बीइंग डन टू स्टेम दिस टाइड ऑफ ग्रोइंग चाइल्डहुड ओबेसिटी, कि हमारे समाज ने या सरकार ने बहुत अच्छे कदम या फिर कदम उठाए नहीं हैं। इस स्टेम दिस टाइड का मतलब होता है किसी चीज को कम करने के लिए, कि ये जो बढ़ती हुई बच्चों की ओबेसिटी प्रॉब्लम है उसको कम करने के लिए किसी भी तरीके का प्रयास या स्टेप नहीं उठाया गया है। द वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन कॉल्स फॉर, कह रहा है कि जो वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन है उसने मांग करी है, रिक्वेस्ट करी है ग्रेटर एक्शन की, बड़े एक्शंस की, एंड एम्फेसाइज ऑन मॉनिटरिंग इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग रिस्ट्रिक्शंस, और इस चीज पर जोर देने के लिए कहा है कि अब मार्केटिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएं, मतलब ऐसे जो फूड हैं जो बच्चों के लिए हानिकारक हैं उनकी मार्केटिंग के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएं, एंड शुगर लेवीज ऑन पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स, और वो पैकेट फूड प्रोडक्ट जिनमें शुगर की मात्रा होती है उनके ऊपर टैक्स लगाया। लेवीज मतलब टैक्स। एक्सपर्ट्स हैव ऑल्सो कॉल्ड फॉर रिस्ट्रिक्शन, कह रहा है कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी फील्ड के, उन्होंने भी कहा है कि रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए ऑन मार्केटिंग पैक्ड फूड्स टू चिल्ड्रन, कि जो ये पैक्ड फूड होते हैं बच्चों के लिए इसकी मार्केटिंग में सिंसियर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्लोबल फिजिकल एक्टिविटी रिकमेंडेशन फॉर चिल्ड्रन, और साथ ही साथ कि एक फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम चलाया जाए बच्चों के लिए और उसको पूरी तरीके से लागू किया जाए, ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो एक्टिवली पूरी तरीके से एक्टिव रहें, मतलब बहुत ज़्यादा उनकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा आलस वाली ना हो। इंश्योरिंग द मैंडेटरी ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड फॉर इन्फेंट्स, और कहा है कि ये इंश्योर किया जाए कि जो 1 से 5 साल के महीने के बच्चे हैं उनको माँ का दूध कितने पीरियड तक मिलना चाहिए इसको भी पूरी तरीके से रूल में बताया जाए। एंड हेल्दियर स्कूल फूड, और कह रहा है कि एक स्वस्थ स्कूल फूड जो है स्टैंडर्ड्स मानक होने चाहिए ताकि हर स्कूल में एक हेल्दी फूड बच्चों को मिल पाए। बिसाइड्स, कह रहा है कि इसके अलावा इंटीग्रेशन ऑफ प्रिवेंशन एंड केयर इनटू प्राइमरी हेल्थ सिस्टम, कि हमें बचाव को और केयर को अपने प्राथमिक हेल्थ सिस्टम में इंक्लूड करना चाहिए, मतलब किस तरीके से हमें चीज़ों से बचाव करवाना है लोगों को, किस तरीके से लोगों की केयर करनी है, वो हमारे हेल्थ सिस्टम का एक हिस्सा होना चाहिए। इट इज़ वरीसम, वरीसम मतलब काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक, कह रहा है कि ये चिंताजनक है दैट ओबेसिटी एंड ओवरवेट, जो ओबेसिटी है एंड ओवरवेट है, वंस एसोसिएटेड विद हायर इनकम कंट्रीज, पहले जब मतलब पहले कभी ये हायर इनकम कंट्रीज की बीमारियां हुआ करती थी, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है उनकी बीमारियां हुआ करती थी, आर नाउ कैचिंग अप, अब ये बहुत तेजी से बढ़ रही हैं रैपिडली इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज है वहां पर। इफ नथिंग इज डन एट दिस स्टेज, कह रहा है कि अगर इस स्टेज में कुछ नहीं किया गया, द गेन्स दैट द नेशन एक्सपेक्ट फ्रॉम इट्स यूथ, कह रहा है कि भारत जो अपनी यंग जनरेशन से जो फायदा उठाने की एक्सपेक्टेशन रख रहा है, इवन एज हिट्स हेड्स टूवर्ड्स अ ग्रे पाथ, जो कि अब एक ग्रे पाथ की तरफ जा रही है। ग्रे पाथ का मतलब है कि अब हम लोग धीरे धीरे हमारी जो युवा जनरेशन है वो धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ आगे बढ़ रही है। विल बी हॉलोड आउट, हॉलोड आउट का मतलब होता है खोखला करना, कि अगर हमने ये सही मतलब सही कदम नहीं उठाए तो जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो खोखली रह जाएगी, मतलब उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। द ओनली वे आउट इज टू कैच देम यंग इवन बिफोर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कैन, कह रहा है कि एक ही रास्ता है कि हम उनको पहले से ही तैयार कर लें, मतलब पहले से ही उनकी अच्छी आदतें डाल दें, बुरी आदत ना डलने दें कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो, उससे पहले हम ये काम कर लें। ठीक है। To the World Obesity Atlas 2026, which country currently leads the global categories for children with high BMI and obesity? ये जो वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 निकला है इसमें सबसे ज़्यादा टॉप पोजीशन किसकी थी? टॉप पोजीशन थी चाइना की, इंडिया की सेकंड थी, यूनाइटेड स्टेट की थर्ड थी। याद आया? तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। Are the projected statistics for obese and overweight children in India by the year 2040? कह रहा है कि 2040 तक क्या स्टैटिक्स हो जाएंगे ओबीज और ओवरवेट के इंडिया में। ओवरवेट का मुझे याद आ रहा है कि 56 मिलियन ओवरवेट हो जाएंगे और 20 मिलियन ओबीज हो जाएंगे, तो बी हमारा
करेक्ट आंसर है। What are the projected statistics for obese and overweight children in India by the year 2040? फिर वही चीज आ गई, तो 56 मिलियन ओवरवेट हो जाएंगे और 20 मिलियन ओबीज हो जाएंगे, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। What specific regulatory action does the World Obesity Federation recommend to curb the rise of packaged food consumption? कह रहा है कि किस तरीके के नियमों को वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन द्वारा रिकमेंड किया गया है ये जो पैकेज फूड कंजम्पशन है उसको रोकने के लिए, रोकथाम करने के लिए। कंप्लीट बैन ऑन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल पैकेज फूड प्रोडक्ट, कह रहा है कंप्लीट बैन लगाने के लिए, नहीं ऐसा तो नहीं बताया। मार्केटिंग रिस्ट्रिक्शंस, हाँ मार्केटिंग रिस्ट्रिक्शन बोला है कि भाई मार्केटिंग को उतना ज्यादा ना होने दो। शुगर लेवीज ऑन पैकेज फूड प्रोडक्ट्स, और एक तरीके से टैक्स लगाया जो पैकेज फूड प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर, तो बी द करेक्ट आंसर है। मैंडेटरी इंटीग्रेशन ऑफ प्राइमरी हेल्थ सिस्टम इनटू स्कूल्स, ऐसा कहीं नहीं बताया गया। सब्सिडाइजिंग अनहेल्दी फूड्स टू मेक हेल्दी अल्टरनेटिव मोर एक्सक्लूसिव, नहीं, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। What specific regulatory action does the World Obesity Federation recommend to curb the rise of packaged food consumption? इसमें भी वही आंसर होगा। एक्चुअली होता है ये जो पीपीटी है कोई दूसरा टाइप करता है, अब क्या बताएं, ये भी मुझे लगता है गलत टाइप कर दिया इसने, दो बार एक ही क्वेश्चन को कर दिया है। मार्केटिंग रिस्ट्रिक्शन एंड शुगर लेवीज ऑन पैकेज फूड प्रोडक्ट्स, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। ये आज का क्लोज टेस्ट है, एक बार पढ़ कर देखो, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ अमेरिका स्प्रिंग फॉरवर्ड संडे फॉर डे लाइट सेविंग टाइम, कह रहा है कि ज़्यादातर अमेरिका में मतलब घड़ी की जो 1 घंटा बढ़ा दिया जाता है संडे के लिए, संडे में जो दिन की रोशनी होती है उस टाइम को सेव करने के लिए। लूजिंग दैट आवर ऑफ स्लीप कैन डू मोर देन लीव यू टायर्ड एंड डैश द नेक्स्ट डे, कह रहा है कि ये जो 1 घंटे की नींद वो खोते हैं क्योंकि 1 घंटा टाइम बढ़ा देते हैं रात में कि ताकि उनको शाम की जो धूप है वो मिल सके या मतलब डे लाइट मिल सके। तो कह रहा है कि ये जो 1 घंटा वो नींद खोते हैं उससे उनको काफ़ी ज़्यादा थकान भी होता है और भी मतलब अंदर सही महसूस नहीं करता होगा और भी ज़्यादा इसके नुकसान हो सकते हैं। इट ऑल्सो कुड हार्म योर हेल्थ, ये आपकी हेल्थ को भी नुकसान पहुँचाता है। डार्कर मॉर्निंग्स, क्योंकि बहुत जल्दी सुबह उठ जाते हैं तो डार्क मॉर्निंग होती है। एंड मोर इवनिंग लाइट नॉक योर बॉडी क्लॉक आउट ऑफ dash, which means the daylight saving time can dash in sleep trouble for weeks or longer। कह रहा है कि ये जो दिन में बहुत मतलब सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं और बहुत ज़्यादा जो क्या कहते हैं इवनिंग के समय को बचाने के लिए, इससे क्या होता है बॉडी के ऊपर एक खराब असर पड़ता है और जो उनकी जो नेचुरल क्लॉक होती है सोने की उठने की वो बिगड़ जाती है, जिससे क्या होता है कि ये जो डे लाइट सेविंग टाइम जो बचा रहे हैं वो हमारे अंदर स्लीप ट्रबल को स्टार्ट कर देता है काफ़ी हफ्तों और उससे भी ज़्यादा दिनों के लिए। स्टडीज हैव इवन फाउंड एन अपटिक इन हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स राइट आफ्टर द मास टाइम चेंज, कह रहा है कि बहुत सी स्टडीज़ ने ये पाया है कि कुछ ये जो मास टाइम जब लोग अपना टाइम चेंज करते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि अमेरिका में बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पे मास समय में थोड़ा सा दिन लंबे होते हैं तो इसकी वजह से वो अपने टाइम को एडजस्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। तो कह रहा है कि ये जो मास टाइम चेंज होता है उस समय देखा जाता है कि कुछ समय के लिए हार्ट अटैक्स के और स्ट्रोक्स के केसेस बढ़ जाते हैं। देयर आर वेज टू ईज द एडजस्टमेंट, कह रहा है कि इस एडजस्टमेंट को नॉर्मल करने के लिए बहुत से तरीके हैं, इंक्लूडिंग गेटिंग मोर सनशाइन, और उसमें से और तरीका ये है कि आप और अच्छे से धूप लें, टू हेल्प रीसेट योर सिरकैडियन रिदम, ताकि आप अपनी सिरगाडियन रिदम को ठीक कर पाएं। सिरगाडियन रिदम ये होती है कि जो हमारी सोने और उठने की साइकिल होती है उसको बोलते हैं। फॉर हेल्थफुल स्लीप, ताकि आप अच्छी तरीके से नींद ले पाएं। डे लाइट सेविंग टाइम बिगन संडे एट 2 AM, कह रहा है कि ये डे लाइट सेविंग टाइम जो होता है वो संडे को 2 बजे रात को स्टार्ट होता है। एंड आवर ऑफ स्लीप वैनिशिंग इन मोस्ट ऑफ द यूएस, इससे क्या होता है कि बहुत से लोगों की जो 1 घंटे की नींद होती है वो गायब हो जाती है। द रिचुअल विल रिवर्स ऑन नवंबर, कह रहा है कि ये जो रिचुअल है ये उल्टा होता है फिर नवंबर को। when clocks fall back as daylight saving time ends, कह रहा है कि जब ये डे लाइट सेविंग टाइम का अंत होता है नवंबर में तो वो 1 घंटा क्लॉक को फिर से पीछे कर देते हैं। हवाई एंड मोस्ट ऑफ द एरिजोना डोंट मेक द स्प्रिंग डैश, कह रहा है कि हवाई और जो बहुत से एरिजोना वाला जो इलाका है वहां पे इस रिचुअल को फॉलो नहीं किया जाता। स्टिकिंग टू स्टैंडर्ड टाइम ईयर राउंड,
अलॉन्ग विद पोर्टिको, कह रहा है कि वो साल भर जो स्टैंडर्ड टाइम वाला सिस्टम होता है उसी को फॉलो करते हैं। साथ ही साथ पोर्टो रिको भी फॉलो करता है, अमेरिकन सोआमा भी फॉलो करते हैं, ग्वाम भी करता है, एंड द यूएस वर्जिन आइलैंड भी करता है। वर्ल्ड वाइड डजन्स ऑफ कंट्री ऑल्सो डैश डे लाइट सेविंग टाइम, कह रहा है कि दुनिया भर में बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो इस एक तरीके से रिचुअल को फॉलो करते हैं, ये डे लाइट सेविंग टाइम को। स्टार्टिंग एंड एंडिंग एट डिफरेंट डेट्स, मगर उनकी जो स्टार्टिंग और अंत वाली एंडिंग डेट होती है वो डिफरेंट होती है। क्या होना चाहिए यहाँ पर? लूजिंग दैट आवर ऑफ स्लीप कैन डू मोर देन लीव यू टायर्ड एंड डैश द नेक्स्ट डे, आपको थका हुआ महसूस कराएगी और क्या करेगी? यू टायर्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, एंड हो गया, पैरलिज्म फॉलो होगा, एडजेक्टिव चाहिए होगा। पैटुलेंस, पैटुलेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, झुंझलाहट, मगर इसकी पार्ट ऑफ स्पीच होती है नाउन, तो क्या यहाँ पे ये आ सकता है? नहीं आएगा। लैंग्विड, लैंग्विड का मतलब थका हुआ तो होता है, मगर इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है। टायर्ड के साथ लैंग्विड नहीं आता है। क्रैंकी का मतलब होता है झुंझलाहट, अंदर से बहुत ज़्यादा झुंझलाहट होती है और इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है, ये आ भी सकता है और इसके साथ मैच भी कर रहा है कि थका हुआ और झुंझलाहट होती है। जब आप नींद पूरी नहीं कर पाते हो तो उससे क्या होता है? आप टायर्डनेस फील करते हो और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा झुंझलाहट होती है आपको। मॉरेस्टली, तो ये एडवर्ब होगा, तो एडवर्ब तो यहाँ पे होगा नहीं, इसका तो मतलब दुखी के तरीके से, दुख के तरीके से, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे सी जो है वो बेस्ट होगा, टायर्ड के साथ ज़्यादातर क्रैंकी का ही यूज होता है। डार्कर मॉर्निंग्स एंड मोर इवनिंग लाइट नॉक योर बॉडी क्लॉक आउट ऑफ डैश, क्या होना चाहिए? कह रहा है कि ये जो सुबह जल्दी उठना और रात में मतलब एक घंटा पूरी नींद खराब कर देना, इससे क्या होगा? जो बॉडी का नेचुरल क्लॉक होगी वो खराब हो जाएगी, जिससे क्या होगा? सेम्बलेंस, सेम्बलेंस का मतलब होता है दिखावा करना, ठीक है, और इसकी पार्ट ऑफ स्पीच जो होती है वो होती है नाउन। और वैक का मतलब होता है कि आउट ऑफ वैक, जो ये होता है एक तरीके से ईडियम होता है, इसका मतलब होता है कि किसी सिस्टम को खराब कर देना, किसी सिस्टम के बैलेंस को खराब कर देना। ये काफी बार इस ईडियम को यूज किया जाता है जब कहीं पे कुछ असंतुलित होता है, मतलब बैलेंस नहीं हो पाता चीजें, तो ये हो सकता है। इक्विलिब्रियम का बैलेंस होता है, मगर बेस्ट आउट ऑफ के साथ हम वैक का ही यूज करेंगे। डिसप्रपोर्शन का यहाँ कोई मतलब नहीं है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। डैश इन स्लीप ट्रबल फॉर वीक्स और लॉन्गर, इसके लिए पीछे जाना पड़ेगा। विच मीन्स, कह रहा है कि जो डे लाइट सेविंग टाइम है वो हमारी स्लीप को एक तरीके से स्टार्ट कर देती है काफी हफ्तों के लिए और काफी समय के लिए। इंस्टिगेट, काफी लोगों को लग रहा होगा भाई सर इंस्टिगेट होना चाहिए, इंस्टिगेट का मतलब ही होता है किसी चीज को भड़काना या शुरू करना, और हमको यहाँ पे कैन लगा हुआ है, तो ये है मॉडल वर्ब, तो इसके बाद क्या चाहिए? वर्ब की बेस फॉर्म चाहिए, तो हमको वर्ब चाहिए। इंस्टिगेट भी वर्ब ही होती है, मगर इंस्टिगेट का हम यूज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम इन के साथ इंस्टिगेट का यूज नहीं करते हैं। उशर, उशर के साथ हम इन का यूज करते हैं और इसका मतलब होता है शुरुआत करना, तो उशर हो सकता है, और इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है? वर्ब होती है। कैटलिस्ट जो होता है वो नाउन होता है, और पता होगा आपको कैटलिस्ट क्या होता है, केमिस्ट्री में काफी बार पढ़ चुके हैं, तो ये नहीं होगा। कल्मिनेट के साथ हम इन का यूज करते हैं, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब होती है, मगर इसका मतलब होता है कि आप किसी अंतिम स्टेज में पहुंच रहे हैं, ठीक है, शुरुआत करना नहीं होता। कल्मिनेट इन का मतलब होता है किसी अंतिम स्टेज में पहुंचना, तो ये भी नहीं होगा, तो बेस्ट यहाँ पे क्या है? उशर इन। हवाई एंड मोस्ट ऑफ अरिजोना डोंट मेक द स्प्रिंग डैश स्टिकिंग टू स्टैंडर्ड टाइम ईयर राउंड, कह रहा है जो हवाई और जो अरिजोना के बहुत से पार्ट हैं वो ये स्प्रिंग जो फॉरवर्ड है उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? वैसिलेट का मतलब होता है जो अपना निर्णय बदलता रहता है, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब होती है, निर्णय बार बार बदलना, तो ये नहीं होगा। स्विच का मतलब होता है चेंज करना, परिवर्तन लाना, हो सकता है ये, ठीक है, नाउन की तरह भी काम करता है, वर्ब की तरह भी काम करता है। मेटामॉर्फोसिस, ये बटरफ्लाई में प्रोसेस देखा होगा, जब वो एक इस तरीके के उसको कुछ बोलते हैं ना, इन लोग का मतलब जो बटरफ्लाई होते हैं उससे पहले की स्टेज जो होती है किस तरीके से बने होते हैं और फिर वो पूरी तरीके से बटरफ्लाई बन जाती है ना, तो उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा हार्ड वर्ड हो गया कि किसी चीज को मेटाफॉर्मिसिस का ही मतलब चेंज ही होता है, मगर यहाँ पे उसका मीनिंग नहीं आएगा। अल्टीमेटम का मतलब होता है आखिरी चेतावनी, तो बेस्ट नहीं है, तो यहाँ पे बेस्ट क्या है? स्विच है। डोंट मेक द स्प्रिंग स्विच स्टिकिंग टू स्टैंडर्ड टाइम ईयर अराउंड। डैश डे लाइट सेविंग टाइम स्टार्टिंग एंड एंडिंग एट डिफरेंट डेट्स। वर्ल्ड वाइड डजन्स ऑफ कंट्रीज ऑल्सो डैश डे लाइट सेविंग टाइम, कह रहा है कि दुनिया भर में बहुत से जो कंट्रीज हैं वो डे लाइट सेविंग टाइम को क्या करते हैं, और उनकी जो स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम होती है वो भी डिफरेंट होती है, ऑब्जर्व करते हैं।
किसी चीज को अगर हम पालन करते हैं या लागू करते हैं ना, तो उसको ऑब्जर्व करना यूज करते हैं। ऑब्जर्व डे लाइट सेविंग टाइम हो सकता है। कैमोमोरेट का मतलब होता है किसी को याद करना, है ना। पार्ट ऑफ स्पीच इसकी क्या होती है, वर्ब होती है, इसकी भी वर्ब होती है, मगर कैमोमोरेट का मतलब होता है किसी को याद करना, तो यहाँ पे मीनिंग नहीं आ रहा है। वेनरेट का मतलब होता है किसी को एक तरीके से श्रद्धांजलि देना, तो वर्ब ही होती है, मगर इसका मीनिंग भी नहीं आ रहा है। सेलिब्रेट तो पता ही होगा, इसका मतलब भी वर्ब ही है, मगर यहाँ पे मीनिंग नहीं है। तो बेस्ट यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्व डे लाइट सेविंग टाइम स्टार्टिंग एंड एंडिंग एट डिफरेंट डेट्स। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।